नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में माफ होंगे ट्रैफिक चालान, जाने रेखा सरकार का क्या है प्लान। जी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेखा सरकार लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। बीजेपी सरकार सभी ट्रैफिक चालान माफ कर सकती है। एमनेस्टी स्कीम के तहत सरकार सभी ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी में। फिलहाल एलजी के पास मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार इसे कैबिनेट में पास कर सकती है। वहीं एमनेस्टी स्कीम के तहत टैक्स पेयर्स को पुराने टैक्स बकाया, जुर्माना या ब्याज को कम दर पर या छूट देकर चुकाने का मौका दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुराने विवादों को सुलझाना है। इसके साथ ही टैक्स चोरी या अनुपालन में कमी को सुधारना और सरकार को राजस्व जुटाना होता है। हालांकि यह योजना सीमित समय के लिए लागू की जाती है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच सरकार नए साल से पहले लोगों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि अगले 20 दिनों के अंदर नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 को पब्लिक कर दिया जाएगा। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर, पानी के बिलों पर 100% तक सरचार्ज माफ है। जान डिटेल से। दिल्ली जल बोर्ड यानी कि डीजेबी ने पानी के बिलों पर बड़ी राहत देने वाली योजना शुरू की है। 31 जनवरी 2026 तक बकाया बिल भरने पर लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100% माफी मिलेगी। यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, जिसमें लगभग 11,000 करोड़ रुपए के सरचार्ज माफ होंगे। 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच बिल जमा करने पर 70% छूट मिलेगी। यह वन टाइम स्कीम है जिसका लाभ ऑनलाइन या ऑफलाइन उठाया जा सकता है। वहीं दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बिलों पर बड़ी राहत देने वाली योजना चलाई है। अगर आप अपना बकाया बिल 31 जनवरी 2026 तक भर देते हैं तो लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100% माफी बिल मिल जाएगी। यानी आपको सिर्फ मूल बिल की राशि ही चुकानी पड़ेगी और जुर्माना पूरी तरह से माफ हो जाएगा। यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए और करीब 11,000 करोड़ रुपए के सरचार्ज को माफ करने का प्रावधान है। धूल मलबा कचरा जलाने वालों पर शिकंजा, दिल्ली सरकार ने जिला समितियों को दिए सख्ती के निर्देश। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए जिला समितियों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इन समितियों की सह अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त और नगर निगम के उपायुक्त करते हैं। सरकार ने समितियों से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निगरानी और कार्रवाई पर अधिक ध्यान देने को कहा है। सरकार दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में सुधार करना चाहती है। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पिछले अक्टूबर में सरकार द्वारा बनाई गई जिला समितियों को और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इन समितियों की सह अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त और नगर निगम के उपायुक्त करते हैं। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विभिन्न विभाग इन समितियों के सदस्य हैं। सरकार ने इन समितियों से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निगरानी और कार्रवाई पर अधिक ध्यान देने को कहा है। इस 100 मीटर से कम पहाड़ियों अब जंगल से बाहर, ग्रेट ग्रीन वॉल अरावली नहीं रही तो क्या रेगिस्तान बन जाएगी दिल्ली, क्या है पूरा विवाद। अरावली पर्वतमाला जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, खनन और अवैध निर्माण के कारण खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसकी कानूनी परिभाषा बदल दी है, जिससे विवाद और बढ़ गया। पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे भूजल स्तर घटेगा, प्रदूषण बढ़ेगा और दिल्ली रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ती हिंसा के विरोध में एबीवीपी ने जेएनयू में किया प्रदर्शन, फूंका इस्लामी कट्टरता का पुतला। जी हां, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामी कट्टरता का पुतला फूंका और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बता दें कि एबीवीपी ने हिंसा की घटनाओं की निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें कि एबीवीपी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों द्वारा लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में मयमन सिंह जिले के भालुका उपजिला में दीपू चंद्र दास नामक युवक की नृशंस हत्या की घटना ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली में 2 दिवसीय वार्षिक गुलाब प्रदर्शनी का शुभ आरंभ, 1250 गुलाबों की खुशबू से महका प्रदर्शनी स्थल। दिल्ली में 2 दिवसीय वार्षिक गुलाब प्रदर्शनी का शुभ आरंभ हो गया। इस प्रदर्शनी में 1250 विभिन्न प्रकार के गुलाबों को प्रदर्शित किया गया, जिससे पूरा प्रदर्शनी स्थल गुलाबों की खुशबू से महक रहा है। यह प्रदर्शनी गुलाब प्रेमियों और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक शानदार अवसर है। ये गुलाबी, लाल, पीले, नारंगी, नीले, काले, हरे, खुमानी, 2 रंग, धारीदार और ब्लेंडेड खुशबूदार है। इसी तरह कटे हुए फूल, प्लांटर, कलात्मक गुलदस्ते, बटन हॉल माला, गजरे और वैल्यू एडेड गुलाब उत्पाद भी लोगों को लुभा रहे हैं।
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण पर परिवहन मंत्री का ऐलान, अगले साल तक बेड़े में शामिल होंगी 7,000 इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ा ऐलान किया। अगले साल तक दिल्ली के बेड़े में 7,000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। यह कदम दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के पहल के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी में तेजी आई है। मैं सिर्फ यही नहीं, हमने दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में अब तक 3518 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया है। कहा कि हमारा लक्ष्य अगले साल मार्च तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर 5,000 से ज्यादा और नवंबर 2026 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को बढ़ाकर 7,000 से ज्यादा करने का है। दिल्ली के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की रोजाना हाजिरी जरूरी, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के लिए रोजाना हाजिरी अनिवार्य कर दी है। इस नए नियम के अनुसार सभी अतिथि शिक्षकों को प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे शिक्षकों की नियमितता सुनिश्चित होगी और शिक्षण व्यवस्था में सुधार आएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दिल्ली में मिल्चिंग तकनीक से प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी तेज, धूल और PM 2.5 की मात्रा होगी कम। दिल्ली में मिल्चिंग तकनीक के द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने की तैयारी तेज कर दी गई है। इस तकनीक से धूल और PM 2.5 की मात्रा को कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार पर्यावरण को सुधारने के लिए कई और नई तकनीकों का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है, जिससे दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ हवा मिल सके। दिल्ली वाले ध्यान दें, इन इलाकों में 2 दिन नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने बताई वजह। दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। यह व्यवधान रखरखाव और मरम्मत कार्यों के कारण होगा। प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त पानी का भंडारण कर लें और जल का सावधानी पूर्वक उपयोग करें। जल बोर्ड ने असुविधा के लिए खेद जताया है। प्रभावित इलाकों में दिल्ली कैंटीन, MES, सागरपुर, डाबड़ी, दुर्गा पार्क, NDMC क्षेत्र, RK पुरम, मोतीबाग, नानकपुरा, वसंत विहार, वसंत एनक्लेव, शांति निकेतन, वेस्ट एंड कॉलोनी, से सफदरजंग अस्पताल और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। ये सभी पालम जलाशय के कमांड क्षेत्र में आते हैं। सीएम रेखा गुप्ता हमला केस में बड़ा अपडेट, सीएम पर हमले का मामला ट्रायल की ओर, 40 गवाहों के साथ आरोप पत्र दाखिल। 30 हजारी जिला अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपित राजेश भाई, खिमची भाई, सकारिया और तहसीन राजा के खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 26 दिसंबर 2025 के लिए रखी है। आरोप पत्र में 40 से अधिक गवाहों के बयान शामिल हैं। इसके अलावा सक्रिय और जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप में भी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर 2025 के लिए रखी है, जब आरोपों को औपचारिक रूप से तय किया जाएगा। पुलिस के आरोप पत्र में 40 से अधिक गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य शामिल है। विदेश में नौकरी दिलाने का फर्जीवाड़ा, 10 से ज्यादा मामलों में नामजद ठग शाहीन बाग से छात्र गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग से एक छात्र ठग को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विदेश में नौकरी दिलाने का फर्जीवाड़ा करता था और उसके खिलाफ 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार यह ठग लोगों को विदेश में नौकरी का लालच देकर उनसे पैसे हटता था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और अन्य पीड़ितों की तलाश जारी है। वहीं आरोपित की पहचान अब्दुल उर्फ रहीसुद्दीन मलिक के रूप में हुई है। पुलिस आरोपित को 2 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। रोहिणी के जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर अमन विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर विस्तार योजना की जगी उम्मीदें, दिल्ली सरकार से मांगी वित्तीय अनुमति। दिल्ली में मोदी मिल और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर विस्तार योजना जो वर्षों से लंबित थी, फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। इस परियोजना के पूरा होने से शहर के यातायात को सुगम बनाने में मदद मिलेगी और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। यह फ्लाईओवर विस्तार दिल्ली के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अनुमति मिलने के बाद विभाग इस परियोजना के लिए टेंडर जारी कर आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ 6 माह में परियोजना पर काम शुरू हो सकेगा। दक्षिणी दिल्ली में ये दोनों स्थान यातायात जाम को लेकर बदनाम है, मगर अब इन दोनों स्थानों में शामिल सावित्री सिनेमा और कालकाजी में यातायात सुगम होगा। दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर ने पुलिस को दी गोली मारने की सूचना, पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक प्रॉपर्टी डीलर ने पुलिस को गोली मारने की सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन एम्स ट्रामा सेंटर में गोली लगने के कोई निशान नहीं मिले। FSL टीम को भी मौके पर गोली चलने के कोई सबूत नहीं मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली देहात के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के नोटिस, 360 खाप ने बीजेपी सांसद से वापस लेने की उठाई मांग।
ये दिल्ली देहात में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के नोटिस से ग्रामीणों में नाराजगी है। 360 खाप प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत को ज्ञापन सौंपकर टैक्स वापस लेने की मांग की। वह खाप प्रमुख राजकुमार सोलंकी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि गांव में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली गलत है। भाजपा ने हाउस टैक्स न लेने का वादा किया था। वहीं मंगोलपुर, काला, खोर्द, सुल्तानपुर, माजरा समेत कई गांव में नोटिस से भेजे जा रहे हैं। शनिवार को खाप प्रमुख राजकुमार सोलंकी की अगुवाई में खाप व विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधिमंडल सांसद से मिले। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को बताया कि दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। गांव में रहने वाले लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली गलत है। फरीदाबाद में दोबारा शुरू होगा राजा नाहर सिंह स्टेडियम का काम। 108 करोड़ से बनेगी दर्शक दीर्घा, मिलेंगी ये सुविधाएं। जब फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह स्टेडियम का काम फिर से शुरू होगा, 108 करोड़ रुपए की लागत से दर्शक दीर्घा बनाई जाएंगी और कई नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्टेडियम के नवीनीकरण से खेल प्रेमियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी। यह परियोजना फरीदाबाद में खेल के विकास को बढ़ावा देगी। निगम का दावा है कि आने वाले 1 माह के भीतर सरकार की ओर से उसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्टेडियम के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। निगम की ओर से इसके लिए 135 करोड़ का बजट तैयार किया गया था, जिसमें से सरकार ने 123 करोड़ रुपए की ही मंजूरी दी। निगम अधिकारियों का दावा है कि 123 करोड़ से वह 72 करोड़ के काम वह कर चुके हैं। महंगा होगा रेल का सफर, 26 दिसंबर से बढ़ेगा किराया, रेलवे ने किया ऐलान, जाने कितने बढ़े दाम। जब भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया। 26 दिसंबर 2025 से ट्रेनों के किराए में संशोधन लागू होने जा रहा है। इस फैसले का असर देश भर के करोड़ों यात्रियों पर पड़ेगा। हालांकि रेलवे ने छोटी दूरी की यात्रा करने वालों को राहत देते हुए 215 किलोमीटर तक के सफर पर किराया न बढ़ाने का फैसला लिया है। मैं दैनिक यात्रियों के हित में उपनगरीय ट्रेनों और मासिक सीजन टिकटों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेलवे के अनुसार साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और छोटी दूरी के यात्रियों की जेब पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। रेलवे का कहना है कि यह फैसला आम यात्रियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। बांग्लादेशी एहसान फरामोश से हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर भड़के इमाम इलायची, पीएम मोदी से दखल देने की मांग। जब बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलायची ने कहा कि इंसानियत शर्मसार हुई है। यह इंसानियत का कत्ल है। जिस बेरहमी से बच्चे का कत्ल किया गया, उसकी मौत के बाद उसके साथ जो किया गया, उसे पेड़ से लटकाया गया, वह सरासर गलत है। जिन बांग्लादेशियों की भारत ने हमेशा मदद की है, ये एहसान फरामोश से बांग्लादेशी भूल गए कि भारत हर तरह से उनके साथ खड़ा रहा। इसलिए इलायची ने कहा कि मानवाधिकार संगठन कहां है, आज वे क्यों नहीं बोल रहे? यह किस तरह की इस्लामी शिक्षा है कि वे इस तरह के कत्ल कर रहे हैं? ये इस्लाम के मानने वाले नहीं हो सकते। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दखल देना चाहिए। दिल्ली के आसमान में छाई स्मोक की मोटी चादर, 450 के पार AQI, अभी और बढ़ेगी मुसीबत। ये दिल्ली NCR पर कोल्ड, कोहरे और पॉल्यूशन का ट्रिपल अटैक जारी है। दिल्ली NCR के तापमान में पिछले 3 दिनों में बहुत अधिक गिरावट आई है। आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। जाहिर है कि तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है और तो कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह शाम मध्य से घना कोहरा छा रहेगा। वहीं दोपहर के समय कोल्ड डे की चेतावनी है, यानी दोपहर में भी अब टेम्परेचर डाउन रहेगा, जिसके कारण ठंड बढ़ेगी। दिल्ली के नालों में सफाई और जल निकासी पर महापौर की सख्त चेतावनी, नागरिकों को राहत की उम्मीद। दिल्ली में जल भराव और गंदगी की पुरानी समस्या को लेकर नगर निगम अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने गोकलपुर ड्रेन का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया कि सफाई में लापरवाही अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। इस दौरान विधायक अजय महावर, डैम से कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर, पार्षद रेखा रानी और प्रीति गुप्ता भी उपस्थित रहे। इसके अलावा अतिरिक्त आयुक्त लीलाधर मेघवाल, निगम उपायुक्त अभिषेक मिश्रा सहित नगर निगम और दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। EWS मरीजों के लिए खुशखबरी, मुफ्त इलाज की आय सीमा दोगुनी होने के आसार। दिल्ली के निजी अस्पतालों में कम आयु वर्ग के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा को लेकर दिल्ली सरकार ने एक अहम जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट में दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट को बताया कि मुफ्त इलाज के लिए तय सालाना आय सीमा को मौजूदा 2 लाख से 25,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की तैयारी की जा रही है। अगर यह फैसला लागू होता है तो हजारों और जरूरतमंद मरीजों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
दिल्ली के अंदर नहीं चलने दी जाएगी पॉलिटिंग इंडस्ट्री, पर्यावरण मंत्री ने दी चेतावनी। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ने चिंताजनक हालात पैदा कर दिए। दिल्ली की हवा में मिले जहरीले धुएं और धूल की वजह से लोगों को सांस लेना दुभर हो गया। इस बीच दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी में जारी निर्माण कार्य को लेकर सख्ती दिखाई है। मनजिंदर सिंह सिरसा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि दिल्ली में आज शाम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और खराब मौसम की उम्मीद है। मैं ग्रेड 4 लागू होने के बावजूद निर्माण कार्य की शिकायतें मिल रही है। मैं साफ कर दूं कि जो लोग इस खराब मौसम में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनकी बिल्डिंगों पर सख्त कार्रवाई होगी और संबंधित जेईओ XEN को भी जिम्मेदार ठहराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में इस साल बीजेपी सत्ता में आई पर मेहनत नहीं रंग लाई, अब नए साल में होगी असली परीक्षा। दिल्ली में बीजेपी के लिए यह साल 2025 बहुत ही खास रहा। चुनावी सरगर्मियों के साथ साल 2025 की शुरुआत हुए नए साल में आम आदमी पार्टी का तख्ता पलटकर बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई। वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर हर कार्यकर्ता को ऐसा लगा कि मानो वर्षों की तपस्या सफल हो गई। 2025 दिल्ली की राजनीतिक बिसात पर एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। आम आदमी पार्टी के एक दशक से अधिक के शासन को समाप्त करते हुए बीजेपी की राजधानी की सत्ता में धमाकेदार वापसी की। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनी इस नई सरकार के लिए कामकाज के लिहाज से यह साल उम्मीदों, चुनौतियों और महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों का मिश्रण रहा। PFI के निशाने पर थे बीजेपी RS के कुछ नेता। NIA ने पटियाला हाउस कोर्ट को क्या क्या बताया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI के 20 नेताओं और संगठन के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर दलीलें सुनी। NIA ने कोर्ट को बताया कि PFI भाजपा और RSS नेताओं पर हमले का प्लान बना रहा था। केंद्र सरकार ने 2022 में PFI को बैन कर दिया था। तिहाड़ जेल में वसूली गैंग एक्टिव, दिल्ली पुलिस ने कैसे किया भंडाफोड़। जब पैसे दो और तिहाड़ जेल में कैदी से मिलो, यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदियों के रिश्तेदारों से उन मुलाकातों के लिए पैसे वसूले जा रहे थे जो कानूनी रूप से पूरी तरह मुफ्त होती है। इस गिरोह का भंडाफोड़ तब हुआ जब एक कैदी ने जेल प्रशासन को सतर्क किया, जिसके बाद कई डेटा एंट्री ऑपरेटरों का तबादला ट्रांसफर कर दिया गया। मैं जेल सूत्रों के अनुसार यह मामला तब सामने आया जब तिहाड़ की इंटेलिजेंस विंग को सूचना मिली कि एक कैदी के रिश्तेदार से मुलाकात बुक करने के लिए पैसे लिए गए, जबकि इस तरह की मुलाकातों के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। दिल्ली के इस इलाके में यूपी सरकार का एक्शन, सील कर दिए 300 घर, क्या थी वजह। दक्षिण दिल्ली की ओखला विधानसभा क्षेत्र के अली गांव में 15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने दिल्ली पुलिस से उत्तर प्रदेश पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सीलिंग अभियान चलाया। यह कार्रवाई अदालत के निर्देश पर सिंचाई विभाग की जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई। इस दौरान 300 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण को सील कर दिया गया। इस एक्शन के बाद स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस कार्रवाई से पहले अधिकांश घरों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। कॉलोनी के लोगों के मुताबिक मुख्य सड़क पर स्थित कुछ दुकानों को ही नोटिस मिला था, जबकि रिहायशी मकानों को बिना किसी पूर्व सूचना के सील कर दिया गया। इस दौरान करीब 300 रिहायशी मकान और कई दुकानें सील कर दी गई। में ग्रेड 4 लागू होने के कारण बुलडोजर से तोड़कर नहीं की गई, लेकिन प्रशासन ने मकानों को सील करने का रास्ता अपनाया। कार्रवाई के दौरान बिजली और पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए, जिससे सैकड़ों परिवार अंधेरे और बिना पीने के पानी के रह गए। इस सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल निकला धन कुबेर, सीबीआई ने रिश्वतखोरी में दबोचा, घर से निकला करोड़ों का कैश। सीबीआई ने शनिवार को रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को बेंगलुरु स्थित एक कंपनी से कथित तौर पर 3 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि दीपक कुमार शर्मा के परिसर की तलाशी के दौरान सीबीआई ने 2 करोड़ 23 लाख रुपए नगद जब्त किए गए। सीबीआई ने रक्षा उत्पादन विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्यात के डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर दीपक कुमार शर्मा और उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गाड़ियों की स्क्रैपिंग पर इंसेंटिव, बढ़ेंगे चार्जिंग पॉइंट। दिल्ली में अगले वित्त वर्ष में लागू होगी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 अब अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में आएगी। सरकार फिलहाल इस पॉलिसी को लेकर खाका तैयार कर रही है, जिसमें गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के साथ साथ उसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रिसाइकलिंग समेत अन्य पहलुओं को शामिल किया जाएगा। सरकार के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए पुराने पेट्रोल डीजल गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर भी सरकार सब्सिडी देगी। स्क्रैपिंग इंसेंटिव योजना लाएगी। इसके अलावा ई व्हीकल की चार्जिंग के लिए आवासीय कॉलोनियों में चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। इस सेक्सुअल हैरेसमेंट और चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर 60 केस दर्ज, जाने क्या कहती है पूरी रिपोर्ट, सुने पूरी जानकारी।
जो नाबालिगों के ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर दिल्ली पुलिस ने इस साल 60 केस दर्ज किए। इस बार केसों में 56% गिरावट आई है, क्योंकि 2024 में 136 FIR हुई थी। स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन नोडल एजेंसी है। अमेरिका स्थित नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन से मिले इनपुट संबंधित जिलों को भेजती है। इसे वेरीफाई करने के बाद जिलों के साइबर या लोकल थानों में केस दर्ज किए जाते हैं। पुलिस अफसरों के मुताबिक SPUWAC को 1 जनवरी से 19 दिसंबर तक NCMEC से 1197 दिल्ली से संबंधित चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित इनपुट मिले थे। मंडोली की महिला जेल को तिहाड़ में किया जाएगा मर्ज, मोबाइल पर बात भी कर सकेंगे कैदी। तिहाड़ जेल की DG SBK सिंह के रिटायरमेंट की डेट नजदीक है। ऐसे में मंडोली की महिला जेल को तिहाड़ की महिला जेल में मर्ज करने की तैयारी चल रही है। इसका आधिकारिक ऑर्डर अभी जारी नहीं हुआ है, मगर जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यह बदलाव तिहाड़ की जेल नंबर 4 की वजह से करने का प्लान है, जहां तकरीबन 900 की क्षमता वाली जेल में करीब 4000 कैदी हैं, जिसकी वजह से टकराव व दूसरी तरह की अनहोनी की आशंका लगातार बनी रहती है। वहीं इस बदलाव की अटकलों से महिला जेल वार्डन तनाव में, उन्हें यह बदलाव अपनी ड्यूटी की सहूलियत में दिक्कत देने वाला लग रहा है। जेल प्रशासन सूत्रों के मुताबिक मंडोली जेल की संख्या 16 को तिहाड़ की जेल की संख्या 6 में मर्ज किया जाना है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद,